अजीत ने कुछ दिनों पहले ही हिमाचल के एक छोटे से शहर में एक सरकारी कार्यालय में ज्वाइन किया था। अजीत के साथ उसकी पत्नी रेखा भी उस शहर में उसके साथ आई थी। एक शाम जब अजीत अपने ऑफिस से घर आता है तो रेखा उसे एक बुरी खबर देती है। वो बताती है कि अजीत के पिता की हालत बहुत खराब है और उन्हें इसी वक्त गांव जाना होगा। ये खबर मिलते ही दोनों ने जल्दी से सामान बांधा और निकल पड़े अपने गांव की तरफ। इस नए शहर से अजीत के गांव तक का सफर लगभग 10 से 12 घंटे का था, लेकिन इस शहर में नया होने के कारण अजीत को रूट का ज्यादा आइडिया नहीं था। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। रात होने के कारण बस स्टैंड में ना तो कोई ज्यादा बस थी और ना ज्यादा लोग दिखाई दे रहे थे। रेखा इंक्वायरी काउंटर में जाकर पूछती है, भैया ये बिलासपुर के लिए बस कब मिलेगी? अभी तो कोई बस नहीं है बिलासपुर के लिए मैडम। सुबह मिलेगी आपको 9 बजे। ओहो, सुबह 9 बजे तक तो बहुत देर हो जाएगी। सुनिए। हाँ, क्या हुआ? कुछ पता चला? ये तो बोल रहे हैं कि सुबह तक कोई बस नहीं है बिलासपुर के लिए। अरे, सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि बाबूजी सुबह तक इंतजार कर पाएंगे हमारा। ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी दोनों इस असमंजस में थे कि क्या करें। तभी एक लड़का उनके पास आकर उनसे पूछता है, कहाँ जाना है साहब? अरे भैया, जाना तो बिलासपुर तक था, लेकिन कोई बस ही नहीं है अभी तो। अरे कौन कह रहा है बस नहीं है? वो है ना हमारी बस, बिलासपुर ही तो जा रही है। लेकिन वहाँ इंक्वायरी काउंटर में तो बोल रहे हैं कि सुबह तक कोई बस नहीं है। अरे वो नया आया है, उसे खुद को नहीं पता। ये हमारी लास्ट बस है, बस निकलने ही वाली है। ठीक है, मैं टिकट लेकर आता हूँ। आप बैठिए साहब, बस में टिकट अंदर ही हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो रेखा। अजीत और रेखा सामान लेकर बस की ओर चल पड़ते हैं। बस स्टैंड के एक कोने में एक पुरानी सी बस खड़ी हुई थी, जिसके अंदर कुछ ही लाइट जल रही थी। अजीत और रेखा बस के पास पहुंचते हैं और अजीत बाहर से ही बस में बैठे एक यात्री से पूछता है, अरे भैया, ये बस कहाँ जा रही है? इससे पहले कि यात्री कोई जवाब देता, पीछे से वही लड़का बोलता है, अरे साहब बोला ना बिलासपुर ही जाएगी, मैं ही हूँ इसका कंडक्टर। आप बैठिए अंदर चलकर। अच्छा ठीक है, चलो रेखा, बस तो मिल गई, अंदर बैठते हैं। अजीत और रेखा दोनों बस के अंदर पहुंचते हैं। बस में सिर्फ 4 लोग ही बैठे हुए थे और वो चारों सो रहे थे। अजीत और रेखा के बस में बैठते ही बस चल पड़ती है। चलो अच्छा है, बस तुरंत चलने लगी। आप एक बार घर में फ़ोन करके बता दीजिए ना कि हम लोग निकल गए हैं। अरे गांव में सब सो गए होंगे यार। वैसे घर से निकलते समय मैंने अम्मा को बता दिया था। अब पता नहीं बाबूजी की तबीयत अभी कैसी होगी। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी बस थोड़ी ही दूर चली होगी कि अजीत को नींद आ जाती है, लेकिन रेखा अब भी जाग रही थी और खिड़की के बाहर देख रही थी। बस गांव से बाहर जंगल के रास्ते फुल स्पीड में दौड़ रही थी। खिड़की से लगातार ठंडी हवा अंदर आ रही थी, इसलिए रेखा ने खिड़की का ग्लास बंद करते हुए जैसे ही बस के अंदर नजर दौड़ाई, वो डर से सहम जाती है। कुछ पल के लिए रेखा को बस अंदर से टूटी फूटी बिल्कुल एक कबाड़ की तरह नजर आती है। रेखा डरते हुए अजीत को देखती है। अजीत अभी भी सो रहा था। वो दोबारा बस के अंदर फिर नजर घुमाती है, लेकिन अब उसे बस पहले जैसी नॉर्मल दिखाई देती है।
फिर रेखा बस में बैठे हुए यात्रियों पर नजर डालती है। उसे कुछ अजीब लगता है और वो अजीत का हाथ पकड़ के उसे जोर से हिलाती है। अजीत, अजीत, उठो ना जल्दी। हाँ, क्या क्या हुआ? मुझे इस बस में कुछ अजीब लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? जब ये बस चली थी इसमें सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन अब इसमें 8 लोग कैसे आ गए? अरे रेखा, तुम भी ना, बस है यार, कहीं रुकी होगी, लोग चढ़ गए होंगे, उसमें इतना डरने की क्या जरूरत है? नहीं अजीत, बस कहीं नहीं रुकी बीच में। हाँ तो बस में सो रहे होंगे वो लोग, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। अजीत, मुझे अच्छे से याद है, मैंने देखा था। बस में सिर्फ 4 लोग ही थे हमारे अलावा, और अब इसमें 8 लोग हैं। ठीक है, तुम लोगों को गिनते रहो, लेकिन मुझे सोने दो यार। और अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे बस अंदर से पूरी तरह टूटी फूटी है। सो जाओ रेखा, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, सुबह हम गांव पहुंच जाएंगे। अजीत रेखा की बात को नजरअंदाज करके फिर से सो जाता है, लेकिन रेखा घबराई हुई बार बार वहां बैठे हुए लोगों को काउंट करती रहती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11? अब ये 11 कैसे हो गए? रेखा प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो, गिनती घर जाकर कर लेना। रेखा डर के कारण अजीत का हाथ पकड़ लेती है और आंख बंद करके सोने की कोशिश करती है। एक अकेली बस रात के अंधेरे में सुनसान जंगल से चली जा रही थी। बस के अंदर सिर्फ 2 लाइट ही टिमटिमा रही थी। तभी रेखा देखती है कि जिस बस में वो बैठी हुई है वो अंदर से पूरी तरह टूटी हुई है और उसमें कोई भी सीट नहीं है। सिर्फ रेखा और अजीत उसमें सफर कर रहे हैं। ये देखकर डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है। उसे समझ में आता है कि वो सिर्फ एक सपना था। वो खिड़की से बाहर देखती है, बस एक जंगल के बीच कहीं रुकी हुई है और रेखा फिर से सोने की कोशिश करती है। रेखा अपनी घड़ी में समय देखती है, रात के लगभग 2:30 बज चुके थे और थोड़ी ही देर में उसे फिर से नींद आ जाती है। रेखा की आंख थोड़ी देर बाद फिर खुलती है। वो देखती है कि बस वहीं रुकी हुई है और बस में पहले की तरह कोई भी नहीं है। वो फिर से अपनी घड़ी देखती है। इस वक्त रात के 3:30 बज चुके थे। डरते हुए रेखा अजीत को उठाती है। अजीत, अजीत, बस बहुत देर से यहाँ रुकी हुई है, लगभग 1 घंटा हो गया है। अरे यार, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी बस में। अजीत, आसपास सिर्फ जंगल है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। प्लीज जाकर देखो ना। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। अजीत बस के बाहर जाकर देखता है। बस के चारों तरफ सिर्फ जंगल था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही अजीत के अलावा वहां कोई इंसान दिखाई दे रहा था। अजीत डरते हुए रेखा को आवाज देता है। रेखा! हाँ, क्या हुआ? यहाँ तो कोई भी नहीं है यार, लेकिन वहां पीछे थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है। रुकिए, मैं भी चलती हूँ, देख कर आते हैं, शायद सब लोग वहीं होंगे। हाँ हाँ, आ जाओ, चलो देखते हैं। बस से थोड़ी दूर एक मोड़ पर उन्हें कुछ लाइट दिखाई दे रही थी। अजीत और रेखा दोनों उस लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों चलते चलते जैसे ही उस मोड़ पर मुड़ते हैं, सामने का नज़ारा देखकर दोनों खुशी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सामने एक ढाबा था जहां खाने की अलग अलग चीज बन रही थी और सभी लोग खाने में व्यस्त थे। ओह, थैंक गॉड, सब लोग यहाँ हैं। और वो देखो, अपनी बस का कंडक्टर भी यहाँ है। हाँ यार, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। क्या करूं, बस अंधेरे में खड़ी थी।
और बहुत देर से कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। चलो चलकर चाय पीते हैं। हाँ चलिए। दोनों ढाबे के पास पहुंचते हैं, तभी बस का कंडक्टर उनके पास आकर कहता है, अरे आइए साहब आइए। आप लोग तो बस में सो रहे थे इसलिए मैंने उठाया नहीं। क्या खाएंगे बताइए। नहीं कुछ नहीं, बस एक चाय पी लेंगे। कंडक्टर ने बहुत ही अजीब तरीके से उनसे कहा, ऐसे कैसे कुछ नहीं खाएंगे। यहाँ जो कोई भी आता है उसे कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है। नहीं, हम सिर्फ चाय पियेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी। अरे छोटू, साहब के लिए 2 चाय स्पेशल। मेहमान हैं ये हमारे। कंडक्टर के बात करने का तरीका अजीत और रेखा को बहुत अजीब लगता है, लेकिन दोनों ही चुप रहते हैं और थोड़ी देर में ही उनके सामने 2 चाय रख दी जाती है। आराम से अंदर बैठकर चाय पी लीजिए, जल्दी किसी बात की नहीं है। कितनी देर में निकलेंगे हम यहाँ से? अरे इतनी जल्दी किस बात की है साहब, यहाँ से भला कोई जा पाया है आज तक। मतलब? पहले चाय तो पीजिए, फिर मतलब भी पता चल जाएगा। कंडक्टर वहाँ से चला जाता है और अजीत और रेखा एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। उन्हें कंडक्टर की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अजीत जैसे ही चाय का ग्लास उठाता है, उन्हें पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है। रुको अजीत। वो जानी पहचानी आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उनके पिता की ही थी, जिनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें देखने वो गांव जा रहे थे। आवाज़ सुनते ही अजीत और रेखा ने पलट कर देखा। उनके पिता उनसे 2 कदम दूरी पर ही खड़े हुए थे। अजीत और रेखा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन इससे पहले कि अजीत उनसे कुछ कहता, उसके पिता ने अपने हाथ में रखी एक लकड़ी जोर से अजीत के हाथ में मारी, जिसके कारण चाय का गिलास उसके हाथ से गिर जाता है और ग्लास जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ग्लास के टूटते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अजीत और रेखा चारों तरफ देखते हैं। जहां कुछ सेकंड पहले ही ढाबा दिखाई दे रहा था, वहां एक खंडहर था और आसपास लाइट और इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं था। अजीत और रेखा बुरी तरह डर जाते हैं। ये सब क्या है पिताजी? आप यहाँ कैसे? और ये सब लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? वो सब लोग मरे हुए थे बेटा। कुछ साल पहले एक रात को बस के कुछ लोग इसी ढाबे में खाना खा रहे थे। पता नहीं उस रात इस ढाबे वाले को क्या हुआ, उसने सबके खाने में जहर मिला दिया और ढाबे में खाना खाने वाले सब लोग मर गए। और फिर बस में पता नहीं कैसे आग लग गई। कुछ लोग जो बस में सो रहे थे वो वहीं जलकर मर गए सब। कहते हैं उस ढाबे वाले ने ही एक सिलेंडर ले जाकर बस में आग लगा दी थी, जिससे बस और ढाबा जल के राख हो गया। उस दिन के बाद से वो बस अक्सर रात को कुछ लोगों को लेकर यहाँ आती है और जैसे ही वो लोग यहाँ का कुछ भी खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं, वो लोग वहीं मर जाते हैं। लेकिन हमारी बस तो ठीक ठाक है और वो वहाँ खड़ी है। वहाँ कोई बस नहीं है बेटा, वो सिर्फ एक बस का ढांचा है। अंदर से उसमें कुछ भी नहीं है, चाहे तो जाकर देख लो। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूजी? तुम लोग मेरे लिए आ रहे थे और मुझे तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा। रात को तुम्हें यहाँ कोई बस नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ी दूर पर एक मंदिर है, उस मंदिर पर जाकर सुबह होने का इंतजार करना। सुबह की पहली बस पकड़कर गांव आ जाओ बेटा।
मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूँ। आप हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये जंगल तुम लोगों के लिए सही नहीं है बेटा। जल्दी से उस मंदिर के पास चले जाओ। इतना कहते ही उनके पिता अचानक उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अजीत और रेखा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों सबसे पहले अपने बस की तरफ भागते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी बस खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसकी अधिकतर सीट भी टूटी हुई थी। हाँ, बस दोनों का सामान वहां पर रखा हुआ था। दोनों अपना बैग लेकर मंदिर की ओर भागते हैं। दोनों अभी कुछ कदम ही आगे चले थे कि तभी उन्हें पीछे से कुछ शोर सुनाई देता है। दोनों पलटकर देखते हैं। ढाबे में फिर से वही हलचल दिखाई देती है। तभी बस का कंडक्टर उन्हें फिर से पुकारता है। आ जाओ साहब, आ जाओ, यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ये तुम्हारी आखिरी मंजिल है। अजीत और रेखा उसकी बात सुनकर भी उसे अनसुना करते हैं और मंदिर की ओर भागना शुरू कर देते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तो बस यहाँ से निकलना है और फिर गांव जाकर बाबूजी से पूछूंगा कि ये सब माजरा क्या था। सुनिए, वो सामने देखिए, शायद वही मंदिर होगा। हाँ, शायद यही होगा। चलो सुबह तक इंतजार करते हैं यहीं पर। अजीत और रेखा उस मंदिर के पास सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और दोनों डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। तभी उन्हें कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। चांदनी रात में उन्हें एक साया कुछ दूरी पर उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। दोनों उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अजीत, कुछ करो प्लीज। क्या करूं मैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी उन्हें उस कंडक्टर की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ चले गए साहब? आइए, कुछ खा लीजिए, भूख लगी होगी आपको भी। ये तो वही कंडक्टर है। हे भगवान, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। आखिर चाहता क्या है ये हमसे? मुझे लगता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन कहाँ? इससे पहले कि दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते, उन्हें फिर से उनके पिता की आवाज़ सुनाई देती है। भागो वहाँ से, पास मत जाना उनके। यह आवाज़ सुनते ही वो परछाई वहीं रुक जाती है और वापस चली जाती है। अजीत और रेखा चैन की सांस लेते हैं। ये तो बाबूजी की आवाज़ थी ना, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो सिर्फ हमें यहाँ बचाने के लिए आए थे। मतलब? गांव पहुंचकर तुम्हें मतलब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ सुबह होने का इंतज़ार करो। उन दोनों को रात भर ये एहसास होता रहा कि उनके पास कोई और भी है, जो शायद उन दोनों की सुरक्षा के लिए उनके साथ था। रात भर आसपास किसी के चलने की आवाज़, तो कभी लकड़ी के ज़मीन पर मारने की आवाज़ उन दोनों को परेशान करती रही। लेकिन उसके बाद वो कंडक्टर उनके पास दोबारा नहीं आया। दोनों अपनी रात किसी तरह उस मंदिर के पास गुजारते हैं और सुबह पहली बस से दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके पिता रात को ही इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे। ये बात अजीत को रात को ही समझ में आ चुकी थी कि उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जाने के बाद भी उन्हें बचाने के लिए उनके साथ थे वो। ये पहली बार नहीं था, ऐसा कई बार कई लोगों के साथ हो चुका है कि कुछ अपने लोग जाने के बाद भी आपकी रक्षा के लिए
आपके साथ होते हैं।